अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं एसआईपीडी के प्लेटफॉर्म में आप लोगों को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। अ, आज के इस वेबिनार का जो टॉपिक है हमारा, वो है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर। और इसके साथ हमने डेट वर्क लगा दिया है कि वो ऐसे ग्राफिक ऑर्गेनाइजर जो कि आपके लिए मुफीद हो सकते हैं। इसमें दो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे हमारे, कि आप ग्राफिक ऑर्गेनाइजर को जो है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकें और अप्रिशिएट कर सकें, यानी कि मेरी तरह आप भी इसके क्या कहेंगे वकील बन जाएं कि ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो बड़े मुफीद हैं और इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, स्टूडेंट्स की लर्निंग अच्छी होती है। तो ये हमारे आज के दो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखें, जो मेरा अप्रिशिएट करने का ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स को जो मेरा रुझान बना, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना कि एक पिक्चर जो है ना वो हजारों अल्फाज को जो है उसका नेमुल बदल होती है, या उससे बेहतर होती है, या उससे बेहतर तौर पे कम्युनिकेट कर सकती है। यानी किसी आइडिया या कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए आपको मिनिमम क्या कहते हैं 150, 200, 250 वर्ड पढ़ना पड़ते हैं। उसकी जगह वो एक पिक्चर जो है ना वो तमाम कहानी जो है ना वो सुना देती है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं इसके क्या कहते हैं ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का जो है वो फैन बना हूँ। तो आई होप कि आज के इस 40-50 मिनट की गुफ्तगू के बाद जो है आप भी उसके फैन हो सकें। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिक ऑर्गेनाइजर क्या होते हैं। बेसिकली ग्राफिक ऑर्गेनाइजर जो है विजुअली जो है इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट्स को जो है वो प्रेजेंट करने का जरिया होते हैं। यानी इस इनकी मदद से हम जो है इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। अ, और दूसरा जो है एक ये क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन को ना बड़े कंसाइज तौर पे और हाईलाइट करके ना एक कॉन्सेप्ट का दूसरे के साथ रिलेशन भी जाहिर कर रहे होते हैं। यानी कि ना सिर्फ ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कॉन्सेप्ट और इंफॉर्मेशन की, लेकिन उसके साथ साथ उनके आपस के जो लिंकेजेस हैं, रिलेशन है, उसको भी हाईलाइट करने में मददगार होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यार ये ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो हम क्यों करें, मतलब क्यों इसको इस्तेमाल करें। तो उसमें दो तीन चीजें जो हैं उभर कर सामने आती हैं, हाईलाइट होती हैं। एक तो ये है कि इसके अंदर जो है क्या कहते हैं बहुत सारे जो लर्नर्स हैं वो पिक्चर्स के थ्रू जो हैं वो सीखते हैं, यानी तस्वीरों की सूरत में हम तेजी से सीखते हैं। और नया सीखे गए मटेरियल को जो है हम ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के थ्रू जो है ना वो अब विजुअली प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि वो हमें ज्यादा तेजी से और ज्यादा अरसे तक याद रहें। और जब हम उनको देखते हैं तो हम बड़ी तेजी से जो है ना वो मेमोरी को रिकॉल कर हम दोबारा से हमारी मेमोरी में वो ताज़ा हो जाते हैं। और इसी तरह से ये दूसरा कॉपी पेस्ट हो गया है। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज कॉन्सेप्ट, कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन। यानी इंफॉर्मेशन को जो है वो विजुअली ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स जो है ना इनको जो है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के थ्रू जो है क्रिएट कर जो इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। और एक जो वर्ड जुड़ा हुआ है यहाँ पे, जो मैंने विजुअल लिटरेसी का वर्ड इस्तेमाल किया है, उसको इंशाल्लाह हम कभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ समझने के लिए कि विजुअली यानी पिक्चर्स की सूरत में जो है उसको रीड करना, इंटरप्रेट करना, उससे मीनिंग लेना और उससे मीनिंग कम्युनिकेट करना जो है, ये सारा कुछ जो है हम इससे सीख पाते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ से जो है हम जो है सीरीज ऑफ क्या कहते हैं सीरीज ऑफ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स को जो है हम यहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहला जो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर जो मैंने यहाँ पे लिया है वो कॉज एंड इफेक्ट्स चार्ट को लिया है। यानी अगर आप देखें इसमें एक येलो कलर का जो है सर्किल बना है, ये इफेक्ट्स को जाहिर करता है। और ये जो रेड कलर का रेक्टेंगल सारे हैं यहाँ पर, ये सारे कॉजेस को जाहिर करते हैं। यानी कुछ कॉजेस मिलकर जो है एक इफेक्ट्स को जनरेट करते हैं। और इसको जो है अगर आप राइटिंग की सूरत में लिखेंगे तो आपको 2-3 पेज चाहिए होंगे मिनिमम, जिसके अंदर आप ये प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आपको इसको याद रखना है, आपने पढ़कर इसके नोट्स बनाने हैं, या इनको नेक्स्ट टाइम याद करने के लिए रखना है, तो कॉज एंड इफेक्ट चार्ट जो हैं, जिस तरह के जो कॉज एंड इफेक्ट टेक्स्ट होते हैं, उसके लिए बड़े इफेक्टिव हो सकते हैं। तो आप ये देखें कि इसको हम एक को फिल करते हैं और फिल कर हम देखते हैं कि किस तरह से ये नजर आता है।
आइए फिल करना शुरू करते हैं। तो जो हमने कॉज एंड इफेक्ट लिया, तो जो इफेक्ट है वाटर पोल्यूशन है। अब देखें इसके कॉजेज क्या हैं कि डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, ये आपने एक लिखा, फिर उसके बाद आपने दूसरा इसका कॉज लिखा मरीन डंपिंग, यानी कि जो समुद्र के अंदर जो कचरा हम फेंक देते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि एल्युमिनियम है, रबर है, प्लास्टिक्स हैं, ग्लासेस हैं, तो ये सारे जो हैं वाटर की पोल्यूशन का बाइस बनती हैं। इसी तरह से एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज, यानी वो जो ऑयल टैंकर जो हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे होते हैं, तो वहां से बाज़ दफ़ा ऑयल लीकेज हो जाता है टैंकर से, बाज़ दफ़ा ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो सारे रीजंस बनते हैं वाटर पोल्यूशन के। इसी तरह से हम क्या कहते हैं, ज़रूरी प्रोडक्ट हासिल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल करने के लिए या बेहतर प्रोडक्ट हासिल करने के लिए हम क्या कहते हैं, खादें इस्तेमाल करते हैं, तो वो वाटर पोल्यूशन का सबब बनती है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो ये बेसिकली ये जो कॉज एंड इफेक्ट चार्ट है, ये ज़्यादातर जो है वो साइंस के टीचर और सोशल स्टडीज़ के टीचर जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कि जिसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट्स को दिखाना पड़ता है कि ये इफेक्ट्स है तो इसके कॉजेज जो हैं क्या हुए। तो वो सारे टेक्स्ट जो आपको क्या कहते हैं, जिनका सामना साइंस और सोशल स्टडीज की किताबों में होता है, वो आप कॉज एंड इफेक्ट के चार्ट के थ्रू जो है वो बच्चों को जो है वो रीड कर कर जो है वो उसको कॉज एंड इफेक्ट चार्ट को फिल करेंगे। तो उनसे दो तीन चीजें उनकी इंप्रूव होंगी। एक तो उनकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन इंप्रूव होगी, साथ साथ उनका नोट्स टेकिंग इंप्रूव होगा, क्योंकि वो आपको लगता है ना कि वो सारे जो क्वेश्चन आंसर्स का जो एक हमारा पैटर्न है सीखने का, उससे थोड़ा सा आपको आगे निकलने में सहूलत महसूस होगी। एक और जो है, ये मेरा बड़ा पसंदीदा क्या कहते हैं वो है चार्ट है, जिसको वेन डायग्राम कहते हैं, क्योंकि मैथ से ये आया है। इसमें क्या है कि आपने, अगर आपको याद हो कि वेन डायग्राम के अंदर जो है वो जो कॉमन होता है वो बीच में लिखते हैं, जहाँ पे दोनों सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, और बाकी जो डिफरेंट होता है वो अपने अपने कॉलम में लिखा जाता है। इस तरह से साइंस और सोशल स्टडीज की टीचिंग के अंदर बहुत सारे जो है ना वो फर्क जो है वो बयान करना होते हैं। जैसे हमें अगर मैं रिकॉल करूं के सोशल स्टडीज के अंदर मुख्तलिफ कल्चर्स के दरमियान डिफरेंस होता है, लेकिन वो ओनली डिफरेंस नहीं होता, कुछ सिमिलरिटी भी होती है मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान, मुख्तलिफ सिविलाइजेशन के दरमियान, मुख्तलिफ हिस्ट्री के अंदर इवेंट हुए, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड 2 के अंदर जो कुछ भी हुआ। तो इस तरह के जो क्या कहते हैं डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज हैं, उसके अंदर जो है ना ये चार्ट जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। वरना वो जो ट्रेडिशनल सवाल आता है कि जनाब वर्ल्ड वॉर, मुस्लिम कल्चर और हिंदू कल्चर के दरमियान जो है वो क्या फ़र्क है, या मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान आप फ़र्क पूछ रहे होते हैं, या मुख्तलिफ इलाके के लोगों के रहने वाले, यानी जैसे साउथ एशियन की पॉपुलेशन और वेस्ट की पॉपुलेशन के दरमियान जो है वो क्या फ़र्क है। तो हम मोस्टली फ़र्क ढूंढ रहे होते हैं, तो इस फ़र्क जो है ना, मेरा मानना ये है कि डिफरेंसेस को क्रिएट करता है। तो बजाय इसके कि हम डिफरेंसेस को क्रिएट करें, हम लिखें कि उनके अंदर सिमिलरिटी भी क्या क्या है। तो इस तरह से ये जो है, इसके ये जो वेन डायग्राम है, ये हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल साबित हो जाता है। तो आइए इसको भरकर देखते हैं। देखें, ये बहरहाल मैंने बात सोशल स्टडीज की, लेकिन साइंस वाला चार्ट भर रहा हूँ मैं, क्योंकि आई एम कंफर्टेबल इन इट। इसके अंदर देखें दो चार्ट हैं, एक सीरीज का सर्किट है और पैरेलल सर्किट। ये जो हम ग्रेड 8 के अंदर जो है हम सर्किट पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, तो उसमें दो तरह के सर्किट मोस्टली घरों में यूज होते हैं, एक पैरेलल होता है, एक सीरियल होता है। तो उनके दरमियान क्या सिमिलरिटीज हैं, जैसे एनर्जी सोर्स है दोनों क्या, और वायर दोनों को चाहिए होती है, यानी दोनों को जो है वो बिजली चाहिए होती है, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है, और वायर चाहिए होता है। और अगर हम सीरीज ऑफ सर्किट देखें तो ये सिंगल लूप कनेक्शन होते हैं, पैरेलल देखें तो ये कनेक्टेड बाय ब्रांचेस होते हैं, बल्ब्स की पावर को शेयर कर रहे होते हैं, इसके अंदर हर बल्ब की अपनी फुल्ली पावर होती है। इसी तरह से इसमें बल्ब जो है वो डिम हो जाते हैं, क्योंकि वो पावर को शेयर करते हैं। तो जैसे अगर 220 वॉट है तो वो सब में बढ़ जाता है, तो उस वजह से बल्ब जो है थोड़े डिम हो जाते हैं, यानी जैसे जैसे बल्ब बढ़ते चले जाते हैं। इसमें हर बल्ब जो है अपनी ब्राइटर रोशनी दे रहा होता है। इसी तरह से एक बल्ब बुझ जाता है सीरीज में तो सारे खत्म हो जाते हैं। और अगर इसी तरह से इसमें देखें तो एक बल्ब के जलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि दूसरे बाकी बल्ब जल रहे होते हैं। तो ये एक वेन डायग्राम की खुसूसियत है कि इसके अंदर अगर आप देखें तो दोनों की अपनी पर्सनल पावर और दोनों के प्रॉपर्टीज में जो मिल रही हैं वो भी आ जाती हैं, और साथ साथ जो है जो डिफरेंसेस हैं वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये एक क्या कहते हैं वेन डायग्राम की एक एग्जांपल थी।
एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे मेमल्स और क्या कहते हैं उसके दरमियान, रेप्टाइल्स के दरमियान आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं और क्या इनके दरमियान जो है वो अलाइक है। तो इस तरह के आप जो है जहां जहां पे आपको साइंस के अंदर और सोशल स्टडीज के अंदर जहां जहां आपको नजर आता है कि डिफरेंसेस और सिमिलरिटी की बात हो, तो वहां आप ये वेन डायग्राम जरूर इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो है विजुअली जो है ना वो सोचना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको उससे मीनिंग लेना जो है वो सीख पाएंगे। आई होप कि मैं इस चार्ट को प्रॉपरली मार्केट कर पाया होगा। इसी तरह से वैन डायग्राम की ही तरह का ये चार्ट है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट चार्ट, क्योंकि वैन डायग्राम में भी देखें तो हम कंपेयर कर रहे हैं और उसको आपस में कंट्रास्ट कर रहे हैं। तो ये उसका एक थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन है, क्योंकि यहाँ पर आपको वर्ड देखने को मिल रहे हैं ना, कि आप बड़े लंबे लंबे सेंटेंस नहीं लिख सकते, लेकिन यहां पर आप सेंटेंस लिख सकते हैं, बात एक ही है जो कि पिछले चार्ट में थी। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका टॉपिक 1 टॉपिक 2 है, यानी पैरेलल सर्किट है और क्या कहते हैं सीरीज वाला सर्किट है। तो उसमें देखें हाउ दे आर लाइक, यानी कौन कौन सी चीजें जो हैं इसमें मिलती मिलती जुलती हैं, और हाउ दे आर डिफरेंट। तो मिलने वाले यहाँ आ जाएंगे जुमले और डिफरेंस वाले यहाँ आ जाएंगे। तो आइए एक फिल करके देखते हैं। देखें इसमें एक मैंने फिल किया हुआ है, ये एरिया और पेरीमीटर के दरमियान है, यानी कि वो जो मैथ के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं ना, एरिया निकालते हैं और पेरीमीटर निकालते हैं। तो ये बेसिकली उनके दरमियान डिफरेंसेस हैं, लाइक एंड डिफरेंसेस। जैसे हम कहें कि दे बोथ आर मेजरमेंट, यानी एरिया भी जो है पैमाइश है और पेरीमीटर में भी पैमाइश इन्वॉल्व है। और ये ज्यादातर 2 डायमेंशनल शेप रेक्टेंगल्स के साथ शेप के साथ इस्तेमाल करते हैं, लाइक रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है और ये दूसरी और चीजें हैं। इसी तरह से एरिया और कैलकुलेट करने के लिए, एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए हमें साइड्स के लेंथ का पता होना चाहिए, अगर हम रेक्टेंगल के साथ काम कर रहे हैं, यानी इसके लेंथ और विड्थ का पता होना चाहिए। अब डिफरेंस किस तरह से है देखें, गिव्स अस अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड, यानी इनकी डेफिनेशन एक डिफरेंस है, इनका यूनिट डिफरेंस है, इनका मालूम करने का फॉर्मूला डिफरेंस है। तो इस तरह से अगर स्टूडेंट्स जो है जहां जहां इस तरह की सिमिलरिटी और डिफरेंसेस का है, ये चार्ट जो है ना एकदम आपने देखा हो और एकदम आपको आइडिया आ जाता है। तो इन कामों में ये चार्ट जो है वो बेहतर तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आइए एक और चार्ट की तरफ चलते हैं। ये एक सर्किल ऑर्गेनाइजर है। इसमें क्या होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो सर्कल में जो है ना इंफॉर्मेशन स्टेप की जाती है, यानी पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा और फिर क्या होगा। तो ये और इस तरह से फिर दोबारा वो सर्कल जो है वो शुरू हो जाता है। तो इस तरह के जो ग्राफ्स हैं, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको हम सर्कल ऑर्गेनाइजर कहते हैं। और ये ज्यादातर जो है उन जगहों पे इस्तेमाल होते हैं जहां कोई प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, और स्पेशली ये साइंस के अंदर जो है मैंने ज्यादा इस्तेमाल होते हुए देखे हैं। आई एम सॉरी, मैंने सोशल स्टडीज इतनी पढ़ाई नहीं है, तो इसलिए मैं ज्यादातर साइंस की इस्तेमाल मिसालें दे रहा हूँ। और इसको जो है मैंने एक फिल भी किया है आपके लिए। अच्छा, हम में से कोई बायोलॉजी का टीचर हो तो वो प्लीज क्या कहते हैं अनम्यूट कर कर मैं जो अगला चार्ट है उसको लगा रहा हूं और वो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किस तरह से जो है ये इफेक्टिव हो सकता है और किन कॉन्सेप्ट्स पे इफेक्टिव हो सकता है। तो मैं आगे जाता हूं, आप इसको अनम्यूट कर सकते हैं और अनम्यूट कर कर जो है इस डिस्कशन में जो है अपना, या यूं कहें कि इस लर्निंग अपॉर्चुनिटी में जो कि पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक फ्रूटफुल जरिया बन सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने एक मिसाल ली है, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग ना। तो इसमें देखें आप, जी एक चैट बॉक्स पे मेरे पास कमेंट आया है और मैं देख लूं उसमें क्या है। शायद जो बायोलॉजी का कोई टीचर मुझे मिला हो। ओके, अच्छा ये अक्सर लोग पूछते हैं, तो ये सारी प्रेजेंटेशन और इसका वीडियो और इवन जो है कुछ वेबिनार में हम कुछ किताबों से मदद लेते हैं इसकी तैयारी के लिए, तो हम वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है आपके साथ काम करना और आपके साथ और रीच करना लोगों तक। तो आप इसके लिए बिल्कुल क्या कहते हैं आजाद होंगे। ओके, होप कि आप दूसरे मामलात में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर जहां जहां प्रोसेस में होगा। जैसे एक एडल्ट फ्रॉग है, एक एडल्ट फ्रॉग जो है वो एग्स जो है वो प्रोड्यूस करता है,
या हम उसको आम लफ्जों में कह सकते हैं कि अंडे देता है। अच्छा, उसके बाद जो है उन अंडों से जो है वो अंडे जो है एम्ब्रॉय में तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह से फिर एम्ब्रॉय जो है टैडपोल में बदल जाते हैं। फिर ये जो टैडपोल होते हैं इनकी दो टांगों वाले उसमें टांगों वाले जो है टैडपोल में तब्दील हो जाते हैं, और फिर टैडपोल जाकर यंग फ्रॉग बन जाता है, और फिर यंग फ्रॉग जाके दोबारा क्या कहते हैं एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो सर्कुलर क्या कहते हैं एक्टिविटीज जो हैं वो साइंस और सोशल स्टडीज के जो है वो करिकुलम के अंदर हो रही होती है। तो इसमें देखें, इस तरह से जैसे अभी एक चैट बॉक्स में कमेंट आया है कि इसको हम वाटर साइकिल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वाटर साइकिल के बड़े खूबसूरत किस्म के जो है वो सर्कुलर ग्राफ्स बनते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पिक्चर्स इस्तेमाल हो रही होती हैं। इसी तरह से बटरफ्लाई के मेरे ख्याल से लाइफ साइकिल का भी चार्ट बन रहा होता है, और भी बहुत सारे चार्ट्स हैं। वो फूड चेन का जो है वो चार्ट्स में लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल मोनाली, लाइफ साइकिल का भी इस्तेमाल हो रहा होता है, और फूड पिरामिड्स भी बना सकते हैं इसके अंदर, लेकिन वो साइकिल के अंदर ज्यादातर आएगा। ओके, इसी तरह से रिफ्लेक्सिव एक्शन का बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये चैट बॉक्स में प्लीज जरूर लिखें ताकि और साथी जो हैं इन आइडियाज को बाय कर सकें, क्योंकि ये सिंपल आइडियाज हैं, और ये आइडियाज उस वक्त ही बड़े अच्छे हो जाएंगे जब हमें इनको इनकी अफादियत इस तरह से पता चलेगी कि भाई ये सिर्फ इस काम के लिए नहीं है, बल्कि ये मल्टीपल कंटेंट के साथ इस्तेमाल हो सकता है, मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल हो सकता है। तो वो ज्यादा जो है ना वो फ्रूटफुल रहेंगे ये आपके ऑर्गेनाइजर्स और इनको इस्तेमाल करना। इसी तरह से इसी तरह से एक फ्लो चार्ट जो है अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर कंप्यूटर सीखने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, लेकिन जहां 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 प्रोसीजर्स इस्तेमाल होता है तो वहां आप ये फ्लो चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक के बाद एक एक्टिविटी होगी, और इसमें मुख्तलिफ लोग क्या कहते हैं शेप्स इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए। तो मैंने इसको फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक और फ्लो चार्ट बनाया है, जिसके अंदर हम इसको शेयर करेंगे आपके साथ। जी देखें, एक जैसे ये फ्लो चार्ट है आइडेंटिफाई लर्निंग नीड, यानी कि मैंने ये फ्लो चार्ट स्पेशली बनाया है इस मौके को फ़ायदा उठाने के लिए कि हम बता सके कि हम किस तरह से SIPD के अंदर जो है कोई ट्रेनिंग डिज़ाइन करते हैं या कोई वर्कशॉप बनाते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम नीड आइडेंटिफाई करते हैं। उस नीड आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बेसलाइन करना पड़ता है, और उस बेस लाइन करने के लिए हम टीचर्स की क्लासरूम ऑब्जर्व करते हैं। जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम शुरू करते हैं, टीचर की क्लासरूम ऑब्जर्व करने के लिए जो है हम क्या कहते हैं सिर्फ क्लासरूम ऑब्जर्व करना हमारे हम समझते हैं इनफ नहीं होता, तो हम उसके साथ एक और एक्टिविटी जोड़ देते हैं, और वो है आस्किंग क्वेश्चन। यानी कि बच्चों से उनसे सवाल पूछते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, साथ साथ हम उनके डॉक्यूमेंट्स देख रहे होते हैं, यानी उन टीचर्स ने कौन कौन सी ट्रेनिंग्स की हुई हैं, इससे पहले उन्होंने कौन से कोर्सेज किए थे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ताकि उस लिहाज से मटेरियल जो है वो तैयार हो सके। उसके बाद ये तमाम चीज़ें जुड़ती हैं तो यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, और हम एनालिसिस करते हैं बैठकर कि ये एक हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, फ्लो कंप्लीट हुआ, और अब ये जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है, टीचर्स का प्रोफाइल है, आपको जो हमने उससे कुछ इंटरव्यूज किए, कुछ क्वेश्चन उससे पूछे, उन सब का एनालिसिस करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं और हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि यानी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, और क्या ऑब्जेक्टिव हम अचीव करेंगे। उन ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए एजुकेशनल प्लान डेवलप करते हैं। यानी मैं यहाँ ट्रेनिंग नहीं कह रहा कि क्या वर्कशॉप के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी होंगी, कौन सा मटेरियल होगा, क्या हम पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद एक दफ़ा फिर रुक जाते हैं और एवेलुएट किया जाता है कि वो जो लर्निंग आउटकम या जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर पूरा नहीं हुआ है तो फिर दोबारा ऊपर जाते हैं, दोबारा से ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, और फिर वो सारा प्रोसीजर आएगा, और फिर एवेलुएशन होगा, और एवेलुएशन जो है वो कहती है यस, तो हम कहते हैं कि हाँ अचीव हो गए लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड वेरी गुड, और हम किसी और नीड की तरफ जो है वो
बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से देखें, ये जो एक फ्लो चार्ट है, अगर हम इन एक्टिविटीज को लिखें तो ये 3-4 पेज की जरूरत पड़ जाएगी, लेकिन ये एक फ्लो चार्ट के अंदर किसी भी शख्स को देखेंगे तो वो विजुअली जो है उनके समझ आ जाएगा कि जनाब हमने जो है वो ये करना है। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एक और आपके लिए ये चार्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये जैसे हमारे जो अर्ली ईयर्स में जो लोग पढ़ाते हैं उनके भी ये चार्ट्स काम आ सकते हैं, कि इसको कहते हैं बेसिकली सीक्वेंस। इनके अंदर देखें एक टाइटल होता है, फिर सीक्वेंस में जो एक्टिविटीज होती हैं वो मार्क हो रही होती हैं, यानी फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। और आप जब इस फिर क्या हुआ से देख रहे होंगे तो ये आपके जहन में दो आइडियाज आ रहे होंगे कि या आइदर या तो ये जो है क्या कहते हैं किसी कहानी से मुतालिक है, यानी स्टोरीज से रिलेटेड है, या किसी प्रोसेस से रिलेटेड है कि जिसके अंदर ये करो ये करो ये करो ये करो और ये तैयार हो जाएगा, यानी कि रेसिपीज हैं, डिफरेंट रेसिपीज आ जाती हैं तो वहां पर आ जाएगा इसका। तो आइए हम देखते हैं इसको इसको फिल करके देखते हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी मैंने इसको क्या कहते हैं उसको इस चार्ट के अंदर डालने की कोशिश की है। तो सीक्वेंस चार्ट में तो टाइटल आ गया कि इंटेलिजेंट रैबिट का है। तो पहला जो एक्शन है, इवेंट है कि सम रैबिट लिव्ड इन अ जंगल, और फिर उसके बाद वो वहां पे खेलते थे डिफरेंट किस्म के गेम और आज़ादाना तौर पे रहते थे। फिर एक दिन अचानक जो है वो एक क्या नाम है उसका, एक उल्फ आ जाता है, जंगल के अंदर दाखिल हो जाता है, वो खरगोश को देखता है और उनको जो है वो पकड़ पकड़ के जो है वो क्या कहते हैं खाना शुरू कर देता है। इसी तरह से फिर अगले स्टेप में होता है कि रैबिट्स जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रोजाना एक रैबिट कम हो जाता है। तो वो अपने एक सीनियर रैबिट के पास जाते हैं जिसने एक उम्र गुजारी होती है, और उनसे वो एडवाइस लेते हैं, और फिर वो जो है क्या कहते हैं उनको एडवाइस मिलती है, और वो एक पुराने से कुएं के अराउंड जमा हो जाते हैं, सर्किल बना के खेलने लग जाते हैं। और जब वो उल्फ उनको पकड़ने के लिए आता है तो उस कुएं के अंदर गिर जाता है, और उस कुएं के अंदर वो काफी देर तक रहता है और वहां वो मर जाता है कुछ वक्त के बाद। तो ये एक आप देखें सीक्वेंस चेन से कि एक कहानी को जो है वो ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट किया गया है, ताकि वो कहानी को रीटेल कर सकें। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि जब आप बच्चे कहानी पढ़ते हैं तो उनको रीटेल करना पड़ता है, या खुद वो मुख्तलिफ कहानियां लिखें तो वो किस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह के चार्ट जो हैं उसमें सीक्वेंस चेन के अंदर काम आ सकते हैं। तो ये सीक्वेंस चेन ज़्यादातर जो है वो छोटी स्टोरीज के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। बच्चों की छोटी छोटी सी कहानियां जो हमारे साथ टीचर जुड़े हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक स्टेप और आगे चलते हैं, जैसे कि किसी ने अभी चैट बॉक्स पे लिखा था कि साइंटिफिक मेथड्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं हम ग्राफिक ऑर्गेनाइजर को इस्तेमाल करने के लिए। तो देखिए ये साइंटिफिक मेथड जो है वो आ गया है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये किसने कहा था। हाँ, ये कुलसूम ने कहा था कि कुलसूम अंसारी ने कहा था कि साइंटिफिक मेथड के अंदर भी, तो साइंटिफिक मेथड के अंदर भी एक जो है सीक्वेंस होता है। जैसे व्यास क्योंकि साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि अक्सर हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन सोचते हैं या पूछते हैं, और उन क्वेश्चन को आंसर करते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू और कुछ तजुर्बात करके। तो आइए देखें कि ये साइंटिफिक मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए भी देखें कि आपने एक क्वेश्चन सोचा या पूछा, आपने बैकग्राउंड रिसर्च की, उस रिसर्च के बाद जो है आपने हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद आपने जो है एनालाइज किया रिजल्ट, और फिर कंक्लूजन को ड्रॉ किया, और फिर कम्युनिकेट किया रिजल्ट को। तो इस तरह से जो है आप क्या कहते हैं इन चार्ट्स को जो है जहां जहां यानी कि सीक्वेंस इस्तेमाल हो सकता है, आप वहां वहां इन चार्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक और चार्ट की तरफ चलते हैं। ये चार्ट जो है वो प्रेडिक्टोग्राम कहलाता है, यानी कि क्योंकि रीडिंग की जो एक और जो है वो क्वालिटी है जिसके अंदर हम प्रेडिक्ट करना और उसको अप्रिशिएट करना कहते हैं कि यानी जब भी रीडर जो है वो रीड कर रहा होता है तो उसके अंदर एक स्किल्स और भी चल रही होती है कि वो आने वाले क्या कहते हैं इवेंट्स को जो है वो प्रेडिक्ट कर रहा होता है। तो उसके लिए भी ये इस तरह के चार्ट इस्तेमाल हो सकते हैं जिसके अंदर विकेबलरी वर्ड्स आ जाते हैं, कैरेक्टर आ जाती है, सेटिंग आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाता है और सोल्यूशन आ जाता है। अच्छा, अब मैं इस चार्ट को जो है वो फिल करूंगा आपके साथ। तो आप जरा वो पीछे जो खरगोश वाली जो स्टोरी है उसी को मैंने रखा है ताकि आप
के साथ एकदम जंपिंग ना हो, क्योंकि हर चार्ट के साथ एक मैं नई स्टोरी जो है वो लेकर चलता, तो वो आपको सीखने में और समझने में जो है ना वो प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इसलिए मैंने जो है इसको उसी चार्ट को रखा है। तो देखेंगे प्रेडिक्टिव ग्राफ के अंदर विकेबलरी या वर्ड्स, यानी जो नई विकेबलरी जो स्टूडेंट समझते हैं कि इस स्टोरी को पढ़ने से या पढ़कर हम ये नई विकेबलरी सीखेंगे, वो आ जाएंगी। करेक्टर्स के अंदर जो स्टोरी के अंदर जो मेन किरदार हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि बड़ी स्टोरी हो तो उसमें बहुत सारे किरदार हों, लेकिन जो मेन किरदार हैं, जो जिनको हम इन्फ्लुएंशियल किरदार कहते हैं, लाइक हीरो, हीरोइन और फिर एक वेम्पायर या एक विलन, इस तरह के जो किरदार हैं वो आ जाएंगे। फिर सेटिंग आ जाएगा कि ये सारा जो इवेंट है वो हो कहाँ रहा है, फिर उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, एक्शन और सोल्यूशन क्या था। तो आइए फिर हम इसको प्रेडिक्टोग्राम के थ्रू फिल करते हैं। तो हमारी स्टोरी का टाइटल वही था कि इंटेलिजेंट रैबिट, और इसके अंदर नए वर्ड जो हैं इस तरह के हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हैं, हॉरेबल हैं, फ्राइटेंड हैं, क्रूअल हैं, और मजीद एक और वर्ड जो है वो छुप गया है, वो हो सकता है गेट रिड ऑफ है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं, करेक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास कि इस स्टोरी के अंदर जो है वो करेक्टर्स कौन कौन से हैं। करेक्टर जो हैं वो होंगे रैबिट्स, उल्फ और वाइस रैबिट, यानी तीन बड़े करेक्टर थे। सेटिंग यह था कि एक जंगल है जहाँ एक रैबिट की कम्युनिटी खुशी से रहती है, और वहाँ एक कोरल जो है, एक झगड़ालू किस्म का, एक बदमाश किस्म का उल्फ आ जाता है। प्रॉब्लम क्या थी कि प्रॉब्लम ये थी कि उल्फ जो है वो जंगल के अंदर आता है और हर एक रैबिट को रोजाना एक दिन में एक रैबिट खा जाता है। एक्शन क्या हुआ कि रैबिट जो है ओल्ड रैबिट से मिले और उससे एडवाइस ली, और सोल्यूशन क्या निकला कि वो कुएं के किनारे पर जो है वो उन्होंने खेलना शुरू किया, और जब उल्फ आया उनको पकड़ने के लिए तो उनको ट्रैप में लाकर उन्होंने उनको उसको उल्फ को जो है वो कुएं के अंदर गिरा दिया। तो आपने देखा कि किस तरह से ये प्रेडिक्टोग्राम के अंदर जो है स्टोरी को जो है स्टूडेंट्स अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, उनको कंप्रीहेंड कर सकते हैं, उनको रिकॉल कर सकते हैं, और जब उनको दोबारा इस स्टोरी के बारे में कोई बात सोचना हो, कोई सवाल का जवाब देना हो, तो वो इस क्या कहते हैं इस चार्ट की मदद से वो दे सकें, बजाय इसके कि वो दोबारा से जो है वो उस स्टोरी को आपको पढ़वाना पड़े। जैसे लैला ने कहा कि भाई हमें समरी लिखना पड़ती है स्टोरीज के मुतालिक, तो अगर हमने किसी कहानी को पढ़ते हुए ये प्रेडिक्टोग्राम हम बना लेंगे तो समरी लिखना भी आसान हो जाएगी, हमें बाद में उनके क्वेश्चंस आंसर देना भी आसान हो जाएंगे, और हम जो है इंफॉर्मेशन को पढ़कर, और यकीन जानिए कुछ अरसे तक अगर आप इस तरह से चीजों को बनाएंगे तो इंफॉर्मेशन को पढ़कर जो है ना आप उसको उसका क्या कहेंगे याद रखना बहुत आसान हो जाता है, उसको तेजी के साथ रिस्पॉन्स करना जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये मुझे यकीन है कि आप ये प्रेडिक्टोग्राम जो है वो जरूर यूज करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं एक और चार्ट की तरफ जो कि प्रेडिक्टोग्राम की ही तरह का है, लेकिन हम उसको स्टोरी मैप कहते हैं, क्योंकि बाज दफा ये होता है कि कुछ स्टोरीज बड़ी होती है ना, जो पिछली वाली स्टोरीज थी वो ग्रेड 2 के लेवल की या ग्रेड 3 के लेवल की थी, जो कि ऐसी स्टोरीज जो कि 100 वर्ड के अंदर अंदर खत्म हो जाती हैं। मोस्टली जो है वो 60 to 70 वर्ड्स के अंदर खत्म हो जाती हैं, जिनके अंदर बड़े सिंपल सिंपल से सेंटेंस होते हैं। स्टोरी मैप के अंदर जो है वो बेसिकली हम सेटिंग है, कैरेक्टर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इवेंट्स हैं, एक से ज्यादा इवेंट्स हो सकते हैं, यानी यहाँ पे 3 की जगह है, हो सकता है उस स्टोरी में 4 इवेंट हो तो आप 4 इवेंट कर लें, 2 इवेंट हो तो 2 इवेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं। तो ये एक स्टोरी मैप है जिसके अंदर प्लॉट होते हैं, तो कैरेक्टर्स हैं, सेटिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं और फिर इवेंट्स हैं। इसको भी देखें हमने आपके लिए जो है समझने के लिए उसी रैबिट को हमने यूज किया है। तो इसमें देखें एक टाइटल स्टोरी का इंटेलिजेंट रैबिट है, सेटिंग वही है, जंगल है और एक रैबिट कम्युनिटी है, करेक्टर है उल्फ रैबिट है, उल्फ है, और क्या कहते हैं इंटेलिजेंट रैबिट है। प्रॉब्लम ये है कि कूरल जो है उल्फ जो है वो इंटर्ड होता है जंगल के अंदर और तमाम रैबिट्स को रोजाना एक रैबिट एक दिन में खाना शुरू कर देता है। अगर हम इनके इवेंट्स को देखें तो दे लिव्ड हैप्पीली एंड प्लेड गेम्स इन द इवनिंग, यानी रैबिट्स खेलते थे। वन डे एक दिन एक उल्फ आता है और एक रैबिट देखता है और उनमें से कैच करता है रोजाना एक रैबिट और उनको खा जाता है। रैबिट और रैबिट के पास जाते हैं और ये उनका सोल्यूशन निकल आता है। तो ये भी एक तरीका है, इसमें एक से ज्यादा इवेंट्स हो तो वो थोड़े लंबे, क्योंकि मेरी स्टोरी में एक ही इवेंट था तो मैंने उसके और मजीद उसको सब इवेंट्स में जो है वो बांट कर इस चार्ट को फिल करने की कोशिश की। मुझे यकीन है कि आप ऐसा नहीं करेंगे।
अच्छा, मेरे जो क्लॉक है वो बता रहा है कि अभी हमारा फर्स्ट सेशन खत्म होने में क्या कहते हैं 1.5 मिनट है। तो आप प्लीज जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो प्लीज दोबारा जो है लिंक को क्लिक करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि हम जो है इस सेशन को जो है वो कंक्लूड कर सकें। अच्छा, मैं कोई नया चार्ट शुरू करने से पहले एक कमेंट को रिस्पॉन्ड कर दूं, और ताकि हमारा ये मिनट बेहतर तौर पे यूज हो जाए और हम आगे जा सकें। जैसे लैला ने लिखा है कि इट इज गुड फॉर समरी राइटिंग, गुड फॉर सेंट्रल आइडिया, एज वेल एज चिल्ड्रन कैन राइट देयर ओन स्टोरीज टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप। बिल्कुल, ये जो आखिरी दो लाइनें हैं ये मुझे काफी स्ट्राइक करती हैं, क्योंकि एक्चुअली देखें, कुछ लोग कहते हैं ना कि अच्छा लिखने के लिए आपको अच्छा पढ़ना भी पड़ेगा। तो बेसिकली जब आप किसी कॉन्सेप्ट, किसी स्टोरी को रीड कर कर इन मैप्स के और इन ग्राफ्स की सूरत में लिखना शुरू करेंगे, तो फिर आप अपनी स्टोरीज को सोचकर इन ग्राफ में ढालकर और फिर उनको स्टोरी फॉर्म में जो है ना आसानी से आपके आपके लिखने की जो है ना वो आदत जो है ना वो फुलफिल होगी, और आप इसको मजीद जो है ना वो मतलब रीडर से राइटर तक का सफर जो है वो आसान हो जाएगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो उसके बाद जो हमारे पास चार्ट है वो थोड़ा सा क्या कहेंगे उसको, हमारे साथी बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से है कि इससे पहले जो चार्ट थे ऑल्दो के उसमें भी थिंकिंग इन्वॉल्व थी, लेकिन उसमें एक बहुत ज्यादा थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं थी कि उसके अंदर, क्योंकि आपने रीड किया, अंडरस्टैंड किया और उसको क्या कहेंगे उसको प्लॉट कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा जो है ना काम जो है वो ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा-सा स्टूडेंट्स को जो है वो सोच के करना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं इसको कि किस तरह से ये चार्ट वर्क करता है। ओके, इसमें देखें जैसे कि इसके चार्ट के टाइटल से लग रहा है कि लेसन, मैसेज और मोरल, यानी कि उस स्टोरी को पढ़ने के बाद उस स्टोरी को दोबारा से चार्ट में लाने के बजाय हम जो है उसमें से जो उसका लेसन है, उसका मैसेज है, वो हम ले सकते हैं, जिसको आप आइडिया भी कह सकते हैं। जैसे इसके अंदर पहला सर्किल है हु वाज़ द कैरेक्टर, दूसरा है व्हाट वाज़ द प्रॉब्लम फॉर द कैरेक्टर, और तीसरा है व्हाट डिड द कैरेक्टर लर्न, और पांचवा है व्हाट वाज़ द लेसन ऑफ द स्टोरी, या जिसको आप लोग कहते हैं, हम कहते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी। तो आइए हम इसको एक और वो खरगोश वाली स्टोरी से फिल करके देखते हैं इसको, कि किस तरह से ये जो है फिल हो सकते हैं। देखें, हु आर द कैरेक्टर, तो जाहिर है कि इसके अंदर रैबिट और उल्फ थे। प्रॉब्लम क्या थी कि एक उल्फ दाखिल होता है जंगल के अंदर और वो क्या करता है, एक दिन में एक रैबिट जो है वो खा जाता है। व्हाट डिड द कैरेक्टर लर्न, यानी कैरेक्टर की लर्निंग क्या हुई, रैबिट ने क्या सीखा, टू शेयर योर प्रॉब्लम, यानी कि अगर आप किसी मुश्किल में हैं, जो मैंने इसको समझा है, यकीनन आप उस कहानी से और भी मीनिंग ले सकते हैं। जो मेरी समझ में आया वो ये आया कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो तो अपने से सीनियर से या ऐसे लोगों से जो जो आपसे ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं उस काम का, उनको तलाश करके उनके साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करना चाहिए। इसी तरह से उल्फ के लिए था कि डू नॉट बी अनकाइंड, यानी लोगों के साथ अनकाइंड ना हो, बल्कि लोगों के साथ काइंड बिहेवियर से पेश आए, तो वरना फिर आपका जो है अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। ये उल्फ 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 वाले कैरेक्टर के लिए जो है वो लर्निंग थी। इसी तरह से अगर आप आगे जाते हैं तो क्या है कि इन प्रॉब्लम कंसल्ट विद योर सीनियर, यानी जब आप जो मुझे मॉरल इसका समझ आया कि अगर आप प्रॉब्लम में हो तो अपने अपने सीनियर के साथ जो है वो राब्ता करें। जी बिल्कुल, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए जो है इस्तेमाल होगा। तो इसमें अगर आप स्टोरीज के अंदर जो है एक स्टेप और स्टूडेंट्स को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ये वाला जो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है ये बहुत काम का है, कि इसके अंदर लेसन, मैसेज और मॉरल को जो है आप प्लॉट करने की स्टूडेंट्स को कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं हमारे पास और कौन सा चार्ट है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चार्ट है, क्योंकि ये वो जो है ये चार्ट जो है वो एक खास स्किल्स जो हैं वो स्कूल्स के अंदर जो नहीं सिखाई जाती उसमें काम आ सकता है, जिसको हम कहते हैं ऐसे लिखना या ऐसे लिखने की आदत डालना। और ऐसे जो है मेरे ख्याल से हर लैंग्वेज क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल होता है, चाहे वो क्या कहते हैं साइंस की क्लास, चाहे वो उर्दू मीडियम स्कूल हो, सिंधी मीडियम स्कूल हो, या इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, हर जगह जो है ये चार्ट जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। तो आइए हम ऐसे मैप को देखते हैं कि ये हमें किस तरह से ऐसे एक ऐसे लिखने में
मदद दे सकता है या हमें एक ऐसे को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर सकता है। और मुझे यकीन है कि आपको ये चार्ट जो है वो पसंद आएगा और आप खुद अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे। और हमारे पास कुछ हम ऐसे छापे भी हैं ज़ीरो पीरियड.com के नाम से, तो वहाँ भी आप इसको हमारे पास भेज सकते हैं, इस चार्ट को इस्तेमाल करके ऐसे लिखकर। देखिए, पहला जो इसका ब्लॉक है वो कहता है कि 2 या 3 या 4 सेंटेंस के अंदर अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो, यानी टॉपिक को एक्सप्लेन करो। उसके बाद ये कहता है कि जो उस टॉपिक से रिलेटेड मेन आइडियाज हैं, उन आइडियाज को जो है वो 3-4 जो हैं वो बॉक्सेस में या 2 बॉक्सेस में, 3 बॉक्सेस में, यानी आपके पास जितने मेन आइडियाज हैं, आप उतने बॉक्सेस को फैलाना शुरू कर दें। फिर उनके साथ जुड़ जाएगी उनकी सपोर्टिंग डिटेल, यानी जो मेन आइडिया है, वो मेन आइडिया के सपोर्ट में आपके पास क्या है कहने के लिए। यानी कुछ लोग होता है ना, जैसे बात कह देते हैं, अब आप पूछते हैं कि यार एक्सप्लेन करो, काफी शर्म देख रहे होते हैं कि कैसा आदमी हमसे कौन सा सवाल पूछ रहा है। लेकिन हर आइडिया को जो है एक्सप्लेन करने के लिए जो है आपके पास उसकी सपोर्टिंग डिटेल होना ज़रूरी है। तो ये सपोर्टिंग डिटेल आ जाएँगी आपकी। अच्छा, सपोर्टिंग डिटेल के साथ जो है फिर आप कंक्लूड कर देंगे 2 या 3 लाइनों में। इस तरह से आपका पूरा एसे जो है वो तैयार हो जाएगा। तो आइए देखें, इसको मज़ीद समझने के लिए इन स्टेप्स को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, लेकिन अब एक फिल किए हुए चार्ट से रिपीट करता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पहला स्टेप है कि मैं लिखना चाह रहा हूँ देयर आर मेनी बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड टू हेल्थ। यानी मेरा एसे जो है वो स्मोकिंग के बैड इफेक्ट्स के ऊपर है, या स्टॉप स्मोकिंग इस तरह का कोई टॉपिक है मेरा। तो देयर आर मेनी बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड टू हेल्थ। अच्छा, अब अगर आप देखें इसके सपोर्ट के लिए आपको मेन आइडिया क्या है, इट कंटेन निकोटीन, यानी इसके अंदर निकोटीन होता है जो कि हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। अफेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स, यानी ये दिल और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। अफेक्ट द हेल्थ ऑफ सेकंड हैंड स्मोकर। अच्छा, अब इसमें एक और जो मेरी एक साथी है उन्होंने जुड़वाया था इसको, कि जेनिफर हमारी एक कुलीग होती हैं, उन्होंने इसको जुड़वाया था कि भाई सिर्फ स्मोकिंग करने से जो लोग स्मोक कर रहे होते हैं उनकी सेहत को नुकसानदेह नहीं होता, बल्कि उसके साथ जो आदमी बैठा हुआ होता है जो कि स्मोकिंग नहीं कर रहा होता, उसकी सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। तो ये 3 मेन आइडियाज के साथ जुड़ गए हैं कि स्मोकिंग के बैड इफेक्ट के साथ। अच्छा, अब हमारा ये कहते हैं ना कि इट कंटेन निकोटीन, वो काफी नहीं है ये साबित करने के लिए कि इसके हेल्थ के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ते हैं। तो हमें इसके लिए सपोर्टिंग डिटेल की जरूरत पड़ेगी। अब हमारे पास देखें इसमें 2 सपोर्टिंग डिटेल आ गए कि 19 डिफरेंट कैंसर कॉजिंग केमिकल होते हैं उन निकोटीन के अंदर, और पर्सन बिकम स्लेव ऑफ निकोटीन, यानी निकोटीन एक नशे की भी आदत है, तो उसकी वजह से आप स्लेव हो जाते हैं, यानी उसके आदी हो जाते हैं। यानी जब एक दफा आप चेन स्मोकर बन जाते हैं तो उस चेन स्मोकर से निकलना जो है वो जो है एक क्या कहते हैं तकलीफ दे अमल है, या शायद इम्पॉसिबल अमल है बहुत सारे लोगों के लिए। इसी तरह से दूसरे हमारा जो मेन आइडिया था उसकी सपोर्टिंग डिटेल आ गई। इसी तरह से हमारा जो तीसरा मेन आइडिया था, तीसरा जो मेन आइडिया था उसकी सपोर्टिंग डिटेल जो है वो यहाँ आ गई कि बच्चों की लर्निंग एबिलिटी, यानी अगर आप क्या कहूँगा फादर हैं या मदर हैं और आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके साथ जो बच्चे हैं उनकी दिमाग पे इसका असर पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी लर्निंग एबिलिटी जो है वो के ऊपर असर होता है और वो लंग कैंसर का शिकार हो सकते हैं वो बचपन में ही। तो इस तरह से ये आपका चार्ट पूरा मेरा बन गया है। और कॉजेस न्यूमेरस इलनेस और शुड बी बैंड, यानी मैं कंक्लूज इन 2-3 जुमलों से करूंगा। तो ये एक क्या कहते हैं कंप्लीट ऐसे का जो आइडिया है मैंने उसको जो है वो इस ऐसे मैप के अंदर मैप कर लिया है, और देन आई स्टार्ट राइटिंग और मेरा ऐसे तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स को जो है वो कर सकते हैं। और जैसे कि शुरू में किसी पार्टिसिपेंट से हम ने कमेंट्स किया था कि देखिए ये रीडिंग के थ्रू भी हो सकता है, यानी आप इसको अगर चार्ट को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो बने बनाए जो ऐसे हैं जो अच्छे ऐसे लिखे हुए हैं उनको स्टूडेंट्स को कहें कि उन ऐसों को पढ़कर इस चार्ट के अंदर डालना शुरू करें। और जब उसके हैबिचुअल हो जाए तो फिर उनको कहें कि आप आपने खुद ऐसे लिखना है और आप किसी टॉपिक को लेकर उसके आइडियाज को इस मैप के अंदर डालें और फिर ऐसे लिखें। तो ये एक मुझे लगता है कि प्रॉपर जो है वो प्रोसेस के तहत जो है ये चार्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, उसको उसको आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपने स्कूल्स के अंदर। अच्छा, अब ये एक और चार्ट है जो कि मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल के अंदर है, यानी किसी टेक्स्ट को आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक मेन आइडिया होता है और उसकी सपोर्टिंग डिटेल होती है, यानी डिटेल 1, डिटेल 2 और ये डिटेल 3, और ये इसके सपोर्टिंग डिटेल आ गए। तो इस तरह से ये एक ग्राफ जो है
ये बन जाता है। आइए इस ग्राफ को जो है हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो देखें ये इसको एक सॉरी मेरी एक फ़ोन कॉल आ गई थी। तो ये एक इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो देखिए मेन आइडिया क्या है इसके अंदर कि रमज़ान इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथ ऑफ द ईयर फॉर मुस्लिम्स। यानी एक मेन आइडिया हमारे लिए ये है कि हमारे लिए ये महीना या मुसलमानों के लिए ये महीना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब इसके अंदर जो पहली सपोर्टिंग डिटेल आ गई कि रमज़ान जो है वो 9वाँ महीना है इस्लामिक कैलेंडर का और इसके अंदर हम रोज़े रखते हैं। और रात को जो है तरावी की सूरत में इबादत करते हैं और इसके अंदर जो है लोग जो है वो 2 वक़्त खाना खाते हैं यानी एक हम सहरी में खाना खाते हैं, एक इफ्तार में खाना खाते हैं। तो अगर आप रमज़ान के मुतालिक जो ग्रेड 4, 3 के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो 2-4 छोटा एक पैराग्राफ लिखना चाहें, तो वो एक मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल की तरह उसको शुरू कर सकते हैं। और ये जो आपका क्या कहते हैं मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल वाला जो चार्ट है, ये वो बड़ा चार्ट जो पीछे वाला है, उसके अंदर जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। और ये देखें कि मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल वाला चार्ट जो है वो साइंस के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, जिसके अंदर जैसे साइंस इज अ वे ऑफ एग्जामिनिंग एंड अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस। और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन ली जाती है, रिजल्ट बनाए जाते हैं, वो ऑब्जर्वेशन, स्टडी और एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाए जा सकते हैं। और ये उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स आ गई। तो जैसे कि कुछ पार्टिसिपेंट ने अभी चैट बॉक्स में कहा भी कि ये वेरियस सब्जेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल हो सकता है और वेरियस सिनेरियो के अंदर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सेमेटिक क्वेश्चंस हो सकते हैं यानी 2-3 जो है उससे जुड़े हुए जो सवाल है जो उसकी मीनिंग को जो है वज़ाहत कर रहे होते हैं, ये उस तरह का चार्ट है। और अगर आप इस चार्ट की एग्ज़ाम्पल को देखें उस चार्ट की एग्ज़ाम्पल को देखें तो आप आपको नज़र आएगा जैसे ये एक मेटर का जो है वो सेमेटिक क्वेश्चन का चार्ट है, जिसके अंदर जो है क्या कहते हैं पहला सवाल है व्हाट सेमेटिक पार्टिकल मेकअप मैटर। तो वो ये आ जाता है यानी ये 3 मुख्तलिफ जो है ऐसे 3 या 4 जो है उससे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं वो सवालात और उनके जवाबात को जो है वो एक समरी की सूरत में इस चार्ट के अंदर लिखा जाता है। इसी तरह से ये एक क्या कहते हैं हम जो है सोशल स्टडीज के अंदर जो है वो शख्सियात को पढ़ते हैं। तो उसके अंदर देखें हर शख्सियात के अंदर कुछ क्या कहते हैं बायोग्राफी के अंदर उनका इंट्रोडक्शन होता है, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात होते हैं और फिर उनकी आखिर के अंदर अचीवमेंट दी जाती है। तो इस तरह से उनको भी जो है आप ग्राफ की सूरत में लिख सकते हैं जिसको आप बायो बायो बायोग्राफी ऑफ जो है फॉर एग्जाम्पल कायदे-आज़म कह सकते हैं कि उनके इवेंट कौन-कौन से जो है 3 या 4 जो हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं, वो उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि ये एक बायोग्राफी जो है वो चार्ट यहाँ पर मौजूद है। तो आइए हम इसको एक फिल करते हैं जैसे ये हम एक चार्ट फिल कर रहे हैं सर सैयद अहमद खान से मुतालिक। तो इसके अंदर पहला इवेंट जो है वो उनकी पैदाइश और उनका जो अर्ली एजुकेशन का आ गया। दूसरा इवेंट ये आ गया कि भई उन्होंने क्या कहते हैं काम जो किया था कि असबाब बगावत हिंद की थी, जहाँ से उनका जो सियासी करियर शुरू हुआ था। जब जंग आज़ादी में जो मुसलमान बहुत बुरी तरह से बल्कि मैं मुसलमान की बजाय इंडियंस बहुत बुरी तरह से 1857 की जो जंग आज़ादी थी, लेकिन क्योंकि मुसलमान उसको लीड कर रहे थे तो वो उसका डायरेक्ट जो है वो निशाना बने थे। तो उन्होंने उनको कम करने के लिए एक रिसाला लिखा और ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के दरमियान मुसलमानों के रिलेशन को उन्होंने अच्छा करने की कोशिश की। इसी तरह से अगर आप थर्ड इवेंट उनका आ जाता है, जहाँ पर उन्होंने एक मदरसा बनाया जिसके अंदर मॉडर्न एजुकेशन और रिलीजन एजुकेशन को उन्होंने इंटीग्रेट किया और फिर आखिर में जाकर उन्होंने कॉलेज बनाया और कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनाई। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो जिन कामों की वजह से जिन इवेंट्स की वजह से हम सर सैयद अहमद खान को याद करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो उसकी डिटेल यहाँ आ जाती है। हम एक और स्टेप आगे लेके चलते हैं अपनी बात को, एक और चार्ट आपसे को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो हमारी एक और कुलीग मेरे ख़्याल से मोनाली ने कहा था शुरू में कि बायो पिरामिड्स या पिरामिड्स जो हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल इस्तेमाल हो सकते हैं। एक इस तरह का जो चार्ट होता है जिसके अंदर उस शख्सियत का नाम होता है, उसके बारे में 2-3 अल्फ़ाज़, 4 अल्फ़ाज़, 5 अल्फ़ाज़, इस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप जो है उसकी लेंथ को जो है वो बढ़ाते चले जाते हैं। तो इस तरह से भी आप जो है
वो बायो पिरामिड्स बना सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर सर सैयद अहमद खान की पिरामिड्स को मैंने फिल करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें जो है वो वर्ड के बजाय मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, यानी कुछ सेंटेंसेस के अंदर उन इवेंट्स को सीक्वेंस के सूरत में इस्तेमाल किया है कि पिरामिड्स से बन जाए और वो इंफॉर्मेशन भी आ जाए। अच्छा, ये यहाँ तक जो है वो क्या कहते हैं, मैं यहाँ से फ्लोर को जो है वो ओपन करना चाहूँगा कि आप कुछ सवालात पूछ सकते हैं। यहाँ पे आगे 2 चार्ट और हैं, लेकिन मैंने इसको आज की ट्रेनिंग में शामिल नहीं किया क्योंकि ये बहुत पॉपुलर चार्ट है। एक कॉन्सेप्ट मैप का है कि कॉन्सेप्ट मैप बेसिकली मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के मैप्स जो हैं वो साइंस के और सोशल स्टडीज़ के और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के टीचर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होते हैं, और ये मैं बेसिकली इसको ज़्यादातर टीचर्स का चार्ट कहता हूँ। क्योंकि जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होते हैं ये कॉन्सेप्ट मैप, क्योंकि अगर फर्ज करें कि किसी शख्स को मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रही है तो आप देखते हैं कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, उसको पता चला कि ऐड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मल्टीपल नहीं पढ़ाएंगे बल्कि उसके पीछे का एक स्टेप पढ़ाएंगे। अगर उसको ऐड में ही प्रॉब्लम हो रहा है तो उससे पीछे का एक स्टेप पढ़ाएंगे। तो ये इस तरह का जो कॉन्सेप्ट मैप होता है, बेसिकली जैसे ये साउंड का कॉन्सेप्ट है, अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि सॉलिड क्या होते हैं, गैसेस क्या होती हैं, तो आपको इस आप साउंड के अंदर फिर उसको वो पढ़ाएँगे, जैसे स्पीड, हालाँकि आप साउंड पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड पढ़ा रहे हैं, लेकिन लोगों को सॉलिड ही समझ नहीं आ रहा। आप भगे जा रहे हैं कि सॉलिड में तेज़ी से गुज़रता है और ये होता है, वो होता है, और सामने वाले के समझ नहीं आ रहा है कि ये सॉलिड क्या चीज़ है। तो वो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, तो ये आपको हेल्प करते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है और कौन सा सीक्वेंस के साथ कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा। और ये आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट मिलके मिसाल से। अच्छा, अब जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे थे, कोई 65-66 लोगों ने, तो उसकी जो मैंने एक समरी तैयार की है, वो यहाँ पे है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी आज के वेबिनार से? जैसे आपने कहा कि आप समथिंग न्यू सीखना चाहते थे। मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ आपके पास न्यू ज़रूर आया होगा। आपकी नॉलेज भी एनहांस हुई होगी और आपने नेटवर्किंग भी बनाई होगी किसी न किसी साथी के साथ जो कि इस वेबिनार में शिरकत कर रहे हैं। इसी तरह से आपको ये हमारे लिए एज़ाज़ की बात है और शायद हम इसको कह सकें कि हाँ, हम प्रोफ़ेशनल एजुकेटर्स हैं और आप हमारे साथ इसके अंदर शामिल हुए। इसी तरह से आपने लिखा था आपने लिखा था कि आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र को और उनको यूज़ करना चाहते हैं। तो मुझे यकीन है कि आपकी कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बिल्ड हुई होगी और यूज़ करना जो है आप उसी वक़्त सीखेंगे जब आप खुद उसको क्या कहेंगे, यूज़ करेंगे अपने वो क्या कहते हैं डेली लाइफ़ में, टीचिंग में। तो जैसे कि कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक अ पर्सन परफेक्ट, तो उसी तरह से आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होंगे और इट विल बी बेनिफिशियल अ लॉट फॉर टीचिंग। यकीनन होप कि ये बेनिफिट होंगे और मैं आपको इंशाल्लाह इसका वीडियो भी हम कल तक जो है अपलोड कर देंगे एडिट करके, ताकि आप इसको दोबारा देख सकें और आपको हम ये पावर पॉइंट भी भेज देंगे। और अब आपकी बारी है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी इन रमज़ान। तो आप अपना माइक अनम्यूट करके एक-एक करके हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं और मीनवाइल जो है आप जब तक सवाल पूछ रहे हैं, मैं एक लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ जिसके अंदर आप अपना फीडबैक जो है वो हमें दे सकते हैं और आप प्लीज़, ये फोरम जो है वो ओपन है सवालात के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जुबैर बात कर रहा हूँ। जी, जी, ज़ुबैर साहब बोलिए। जुबैर पहली मरतबा किसी वेबिनार में शिरकत का मौका मिला है और बड़ा मजा आया, बहुत कुछ नया सीखने को मिला, बल्कि पछतावा हो रहा है कि अब तक इतने सारे मेहमान से क्यों नहीं मिल रहा है। इंशाल्लाह सर आपसे राब्ता रहेगा और इस मालूमात को इंशाल्लाह दूसरों के साथ भी शेयर कर देगा। थैंक यू थैंक यू जुल्फ़िकार। वेरी मच सर। थैंक यू। अगर जुबैर सर जुबैर। आप प्लीज़ ये लिंक पे क्लिक करके ना फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा, तो उससे आपका जी ईमेल जी एड्रेस हमारे पास आ जाएगा, तो हम आपको फिर वक़्त जितने भी वेबिनार हमारे होते रहेंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। एसआईपी जुबैर सर जुबैर। ज़ुबैर जी, ज़ुबैर साहब,
स्पेशली हम जो है नॉर्मली 3 से 4 वेबिनार करते हैं हर मंथ में। तो तकरीबन आप समझ लें कि हर वीक के अंदर एक ना एक हो रहा होता है। हमारी टीम जो है वो किसी ना किसी टॉपिक पे कर रही होती है, जो कि वाइड रेंज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग से लेकर सोशल स्टडीज़ की टीचिंग है, अर्ली ग्रेड की टीचिंग है, साइंस और मैथ्स के हवाले से और जेनेरिक हवालों से है, असेसमेंट के हवाले से है। तो हम ये सारे जो है ना करते रहते हैं। तो ये ज़रूर आपको इन्फॉर्म करेंगे हम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। कोई और साथी कमेंट्स करना चाहेंगे? मीनवाइल आप जो है ये लिंक के थ्रू जो है आप फॉर्म भी भरते रहिए।